राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय लिखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमें संसद की जरूरत क्यों है, पार्लियामेंट की हमें आवश्यकता जो है वो किस लिए है, समझ पाए। तो वहाँ पे हम इस लेसन में संसद के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संसद होती क्या है। जो पार्लियामेंट होती है वो होती क्या है। तो जो संसद होती है वो एक वो प्रणाली है, किसी भी राष्ट्र की ऐसी प्रणाली है जहाँ पर उस देश के लिए कानून व्यवस्था बनाई जाती है। या फिर हम संसद को जो है, यहाँ अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के संसद को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, समझ पाए। एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, समझ पाए बच्चों। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं, और लोकसभा को निचला सदन या निम्न सदन कहते हैं, समझ पा रहे हैं। और ये जो राज्यसभा और लोकसभा जो होती है इसको हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं संसद के बारे में कि एक कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश है, जैसे भारत है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल भारत है, भारत को जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में वो डिवाइड किया जाता है, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो एक सदस्य को निर्वाचित किया जाता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार द्वारा। और जिस भी राजनीतिक पार्टी के जो है सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य जो होते हैं, जिसको हम एमपी कहते हैं। बच्चे चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, उसको हम एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवार उतारे जाते हैं, और जिस भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार जीत जाता है वो चुनकर जो है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव की जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी चुनाव प्रक्रिया वो अलग रहेगी, जो कि हम आगे समझेंगे, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी प्रक्रिया अलग रहेगी, समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हमें जो है वो संसद की जरूरत क्यों होती है। किसी भी राष्ट्र के लिए संसद की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि संसद में जो संसद के सदस्य होते हैं वो उस राष्ट्र के लिए, उस देश के लिए जो है वो कानूनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि संसद को यहाँ पर विधायिका भी कहा जाता है। विधायिका वो होती है, एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर उस देश के लिए जो है कानून व्यवस्था बनाई जाती है। वहाँ पर जो है उस देश की जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष वो सभी जो है जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, और वो वहाँ पर जो है देश के लिए कानून बनाते हैं जिनको कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो एक राष्ट्र के लिए कानून जरूरी होते हैं, कानून बनाने, नियम बनाना जो है वो बहुत जरूरी होता है, और वो जो नियम बनाने की, कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो संसद के द्वारा ही बनाई जाती है। संसद के जो दो सदन होते हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसलिए हमें संसद की आवश्यकता होती है, समझ पा रहे बच्चों। अब बात आती है संसद के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। जैसे हम यहाँ पे पार्लियामेंट को देखा है, संसद को देखा है कि ये दो भागों में डिवाइड होता है। हम इनको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा क्या होता है और राज्यसभा क्या होता है। जो राज्यसभा होता है ये बच्चों कभी भी भंग नहीं होता, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। प्रत्येक 2 साल में जो है इसके 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 2/3 सदस्यों का चुनाव होता है। ये निरंतर बना रहता है, राज्यसभा जो निरंतर बनी रहती है। इसमें जो है वो ये तो राज्यसभा के जो है वो 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनकर भेजे जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग न होने वाला सदन है, समझ पा रहे बच्चों। और
जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर्स का होता है, 6 वर्ष का जो है वो कार्यकाल होता है। समझ रहे हैं? और फिर आगे हम देखते हैं कि जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है वो किस प्रकार से होगा। समझ रहे हैं जी? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें भी उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो लोकसभा है वो भंग हो जाती है और प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है इसके सभी सदस्यों का नए सिरे से जो है वो चुनाव किया जाता है। समझ पा रहे हैं जी? तो आगे हम ये देखते हैं कि इनका जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव जो है वो किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर राज्यसभा में कुल जो सदस्य हैं वो 250 हैं और प्रेजेंट यहाँ पर 245 हैं। समझ पाएगा? जो 245 जो सदस्य हैं वो चुनकर राज्यसभा में गए हैं, पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होता है। प्रत्येक राज्य के जो एमएलए होते हैं एमएलए के वोटों द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। समझ पा रहे हैं बच्चों जी? और वो जो एमएलए का एक वोट जो होता है ना उसकी वैल्यू निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल अपने हरियाणा में जो एक एमएलए के वोट की वैल्यू है वो 250 प्लस होती है, 215 के आसपास होती है। और वो जो एक एमएलए के वोट की वैल्यू होती है ना बच्चों वो उस प्रदेश की जनसंख्या पर निर्भर करती है। अगर किसी भी प्रदेश की जनसंख्या कम है तो वो एक एमएलए के वोट की वैल्यू कम होगी। और जैसे यूपी जैसा कोई बड़ा प्रदेश है तो वहां पर जो है वो एक एमएलए की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। समझ रहे हैं? तो वहां पर वोट की वैल्यू जो है प्रदेश की जनसंख्या पर आधारित होती है और इस प्रकार से जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। एक बात और है यहाँ पर कि राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पहली बार कौन मनोनीत करता है उनको, जो नॉमिनेट करता है वो किसके द्वारा किए जाते हैं। वो नॉमिनेट जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा होते हैं और वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। पर वो लोग कौन होते हैं? वो अलग अलग विभागों में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, जैसे साहित्य में, शिक्षा में या फिर साइंस में या फिर खेल में। वो अलग अलग अपने अपने विभाग में जो है वो ख्याति प्राप्त लोगों को ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। समझ पा रहे हैं? जिनको जो है राष्ट्रपति द्वारा डायरेक्ट बगैर किसी चुनाव के जो है वो राज्यसभा में भेजा जाता है। और इसी प्रकार से हम अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और वो जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब ये एंग्लो इंडियन कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियन वे लोग होते हैं जिस भी परिवार के सदस्य में अगर महिला ब्रिटिश है और पुरुष इंडियन है या फिर पुरुष ब्रिटिश है और महिला इंडियन है, ऐसे परिवार को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? और उन लोगों की संख्या जो है वो बहुत ही कम होती है। उनको भी राजनीति में भागीदारी देने के लिए उनके 2 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पर भी राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा उनको डायरेक्ट लोकसभा में भेजा जाता है। और जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो कुल संख्या है वो 252 होती है। जो इलेक्ट होते हैं बच्चों, इलेक्ट की संख्या रहेगी 550। समझ रहे हैं? जो इलेक्ट सदस्य हैं उनकी संख्या होगी 550 प्लस जो है वो 2 है जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। पर जो वर्तमान में इनकी संख्या है, इलेक्ट संख्या है वो 545 है। अब यहाँ पे बात आती है 5 सीटों की। 5 सीट कहाँ है?
जो भारत का जो पीओके का एरिया है, भारत में कश्मीर का जो पीओके का एरिया है, जहां पर जिसको हम पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में है, उस क्षेत्र की 5 सीटें भी इसी में ही निर्धारित की गई हैं। समझ पा रहे बच्चों? तो इसलिए हम 550 सीटों को काउंट करते हैं यहाँ पे, समझ रहे ना जी। तो और जो लोकसभा होती है वो हर 5 साल बाद वो भंग कर दी जाती है और नए सिरे से जो है इसकी लोकसभा का जो है वो चुनाव किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो आगे हम देखते हैं कि संसद के कार्य क्या होते हैं। जो हमारी संसद होती है उसके क्या क्या कार्य रहेंगे। सबसे पहले जो है संसद का जो कार्य है वो कानून बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए संसद को हम विधायिका भी कहते हैं। विधायिका भी कहते हैं, जहां पर जिस सदन में कानून की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जहां पर जो है वो कानून बनाए जाते हैं, वहां उस स्थान को जो है विधायिका या फिर संसद कहा जाता है। समझ रहे हैं? और दूसरा संसद का क्या कार्य रहेगा, जो कानून बनाए गए हैं और उन कानूनों में जो है वो किसी भी प्रकार का जो अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, वो संशोधन भी जो है वो संसद में ही, राज्यसभा और लोकसभा में ही संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसद में जो है वो क्या किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम संसद में देखते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं वो किस प्रकार से कानून की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले क्या होगा, संसद के कार्य में हम सत्तादल और विपक्ष दल को देखते हैं, विपक्ष को देखते हैं। तो जो सत्तादल होता है ना, वो सत्तादल ही संसद में कानून बनाने का कार्य करता है। वो हम यहाँ पे सत्ता दल पर भी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सत्ता दल जो है वो यहाँ पर बहुमत में होगा और किसी भी कानून को बनाने के लिए बहुमत में होना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? किसी भी कानून पर जो है वो सबकी या फिर 2/3 बहुमत की सहमति होती है, तभी उस प्रस्ताव को, उस बिल को जो है वो कानून का रूप दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सत्ता पक्ष द्वारा 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा में किया जाए चाहे वो लोकसभा में किया जाए। वो प्रस्ताव पेश किया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको दिया जाता है। 50 सदस्यों के सिग्नेचर के साथ, हस्ताक्षर के साथ वो प्रस्ताव दिया जाता है। अब वो प्रस्ताव जैसे ही स्पीकर को दिया और वहां पर जो वो डिस्कस किया गया तो वो बिल बन गया, बिल बन जाता है। और उस बिल पर जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में 2/3 सदस्यों द्वारा, बच्चों 2/3 सदस्यों द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, फिर वो हमारे पास बिल बन गया। और अब इस बिल को हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो राष्ट्रपति को लेना होता है। अब राष्ट्रपति यहाँ पर अगर इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या फिर अपनी सहमति जता देता है, स्वीकृति दे देता है अगर राष्ट्रपति इस बिल को, तो ये बिल वापस से लोकसभा या राज्यसभा में आएगा और लोकसभा या राज्यसभा में आने के बाद जो है वो एक कानून का रूप ले लेता है। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे दूसरी प्रक्रिया ये रहेगी, मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल जो है पास हो गया, पूर्ण बहुमत से जो है वो सहमति प्राप्त होगी। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। अब राष्ट्रपति के पास भी अपनी इच्छा है, उसके पास अपनी ताकत, अपनी शक्ति है, वो इस बिल को अच्छे से अध्ययन करेगा। अगर इस बिल से सहमत है तो ही अपनी सहमति देगा, अगर सहमत नहीं है तो इस बिल को जो है वापस लोकसभा या राज्यसभा में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। समझ पा रहे हैं? और जब तक जो है इस बिल को आखिरी सहमति राष्ट्रपति की नहीं मिल जाती, तब तक इसको कानून का रूप नहीं दिया जा सकता। समझ रहे बच्चों? जी। फिर आगे हम देखते हैं कि जो सत्ता दल होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या क्या भागीदारी रहती है। तो यहाँ पर जो है
जैसे हमने देखा है कि कोई भी अगर कानून बनाना है तो सत्ता पक्ष ही कानून बनाता है। वो सत्ता पक्ष का नाम हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कानून बनाने के लिए सहमति बहुमत की आवश्यकता होती है और सत्ता पक्ष ही जो है वो राज्यसभा या फिर विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं हो सकता और लोकसभा में जो है वो सत्ता पक्ष ही बहुमत में होता है। और किसी भी बिल को जो है, किसी भी प्रस्ताव को, बिल को जो है वो कानून बनने के लिए जो है वो 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है। इसलिए जो है सत्ता पक्ष ही यहाँ पर ये भागीदारी रही। और दूसरी बात आती है विपक्ष की। विपक्ष को हम देखते हैं कि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को ये देखता है कि सत्ता पक्ष जो है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अगर सत्ता पक्ष अपने कार्यकाल में किसी भी प्रकार की कोताही या फिर कोई भी कार्य जो है वो अच्छे ढंग से नहीं कर रहा हो तो विपक्ष वहां पर सत्ता पक्ष को नियंत्रित करने का काम करता है। यहाँ पर जो है वो विपक्ष की भागीदारी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम बात करते हैं संसद कौन बनाता है। ऊपर हमने देखा कि संसद जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, पर वे प्रतिनिधि कौन होंगे, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में जो होते हैं, जो माइनॉरिटी होते हैं मतलब कोई भी समुदाय जो है वो कम संख्या में हो, एक बहुताय में होते हैं, कम संख्या में होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। और यहाँ पर फिर बात आती है महिलाओं की। ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग मिलकर संसद बनाते हैं। समझ पा रहे हैं ना वो किस प्रकार से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो फीमेल हो, सभी को जो है संसद में भागीदारी करने का जो अधिकार प्राप्त है। समझ पा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर कुछ आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 1952 में जिस समय भारत में जो है पहले प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय महिलाओं की भागीदारी क्या रही थी। तो वहां पे हम जो है वो अलग अलग आंकड़े देखते हैं। महिलाओं की भागीदारी जो है वो 1952 में 4 से 5% महिलाओं की भागीदारी रही थी, जो बढ़कर 2019 में, जो अभी 2019 में चुनाव हुए थे वहां महिलाओं की भागीदारी जो बढ़कर जो है वो 13% हो गई थी। मतलब अगर इसी प्रकार से हम एज प्रोफाइल देखते हैं, एज प्रोफाइल देखते हैं कि उस समय जिस समय प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय मैक्सिमम किस उम्र के लोग थे और अब जो है वो किस उम्र के, किस लास्ट उम्र तक जो है वो यहाँ पर जो है वो लोग भागीदारी लेते हैं। तो 1952 में अगर हम परसेंटेज देखते हैं एज प्रोफाइल का तो वहां पर जो है मैक्सिमम 40 से 55 40 टू 55 तक की उम्र के लोग ही यहाँ जो है वो भागीदारी करते थे। पर 2019 में ये भागीदारी बढ़कर जो है वो कितनी हो गई है, ये 55% थी और अब ये भागीदारी जो है वो बढ़कर 55+ हो गई है। उससे क्या होगा कि अगर 55+ उम्र के जो है एज के जो है अगर लोग हैं तो वो ज़्यादा अनुभवी होंगे, ज़्यादा अनुभवी है तो वो जो है वो अच्छे कार्यों का भी उनके पास जो है वो अनुभव होगा। तो इसलिए जो है वो अधिक अनुभवी होने के कारण से जो है वो सरकार को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी भी अपनी एक भागीदारी होती है। तो आगे हम देखते हैं कि एजुकेशन का फैक्टर जो है वो किस प्रकार से जो एवरेज है, जो परसेंटेज है वो बढ़ा था। एजुकेशन में देखते हैं हम, एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो 1952 में जिसमें प्रथम आम चुनाव हुए थे तो उस समय जो है मैक्सिमम यूजी अंडर ग्रेजुएट ही सदस्य भागीदारी थे। पर अगर हम अब 2019 के आंकड़े देखते हैं तो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट
PhD या फिर PG प्लस ही सदस्य यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। क्या होता है कि अब जो है वो एजुकेशन जो है वो अधिक डेवलप है और जो जितना भी एजुकेटेड होगा वो अच्छे निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सरकार में, सत्ता में जो है, राजनीति में जो है वो उनकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो यहाँ पर हमने इन सारी चीजों को देखा है और हम इसमें देखते हैं कि ये जो सारी चीजें हमने देखी कि संसद जो है वो क्या है, इसकी हमें क्या जरूरत है, इसके जो सदस्यों का चुनाव, वो सारी चीजें हमने इस लेसन में देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SGS से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है ना तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।